हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें मालूम है तो हम मटेरियल का बिहेवियर को पता लगा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी और उसकी प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस में क्या हो सकती है। तो मेनली हमें प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हमने ये भी देखना है कि अगर मटेरियल में जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, जैसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, पॉइजन रेशियो, राइट, शेयर मॉडुलस, ये हमारे इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। ये क्या बताते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड इलास्टिक कांस्टेंट मेनली। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, राइट। तो हेडिंग डालेंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल प्रॉपर्टीज, राइट, इंपॉर्टेंट है। सबसे बच्चों पहले इसमें प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट ए, वो आती है आपकी इलास्टिसिटी। क्या? इलास्टिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, राइट। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको इलास्टिक लिमिट पढ़ाई थी कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। एक ऐसी लिमिट होती है जिस लिमिट तक अगर फोर्स को लगा के हटा दिया जाए तो मटेरियल जो होता है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इलास्टिसिटी भी इसी चीज़ से रिलेटेड होती है। इलास्टिसिटी क्या बताती है कि अगर मटेरियल को अनलोड कर दिया जाए तो मटेरियल जो है अगर वो अपनी शेप में आ रहा है ओरिजिनल, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी बच्चों क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, राइट, और बताती क्या है? ये बताती है कि टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप when material will be unloaded, राइट। तो अगर हम मटेरियल को अनलोड कर दें तो जो हमारी टेंडेंसी होगी मटेरियल की वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी, राइट। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो बच्चों, इलास्टिसिटी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप की बात करती है, तो इसका मतलब ये इलास्टिक लिमिट तक की बात करेगी। और जब ये इलास्टिक लिमिट तक की बात करेगी तो इसमें जो डिफॉर्मेशन मेन रोल अदा करेगा वो कौन सा होगा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। तो हम इसमें लिखेंगे रिलेटेड टू ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, related to only elastic deformation, right, related to only elastic deformation। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों प्लास्टिसिटी। क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट तक, यहाँ हम कहें कि मोस्ट इलास्टिक मटेरियल कौन सा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मोस्ट इलास्टिक मटेरियल होगा, मोस्ट इलास्टिक मटेरियल बच्चों है स्टील। ध्यान रखना, जिस किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है वो उतना ही इलास्टिक मटेरियल होता है। तो अगर यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा है इसका, जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा बच्चों उतना ही डिफॉर्मेशन कम होगा, और जितना ही डिफॉर्मेशन कम होगा उतना ज़्यादा इलास्टिक रेंज में रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो स्टील आपका मोस्ट इलास्टिक मटेरियल है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बहुत सारे मटेरियल होंगे जो इससे ज़्यादा इलास्टिक होंगे, बट हम उन मटेरियल्स की बात करेंगे जो इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी नाम से पता लग रहा है बच्चों, प्लास्टिसिटी ये भी प्रॉपर्टी है। ये जस्ट इसका अपोजिट होगी। प्लास्टिसिटी क्या करती है? प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल को उसके ओरिजिनल शेप में नहीं आने देती अगर उसको अनलोड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी है। क्या बताती है? प्रॉपर्टी है, क्या बताएगी
ये बताइए नॉट, यहाँ नॉट लग जाएगा बस, नॉट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप when material will be unloaded, राइट। अनलोडेड का मतलब क्या है, फोर्स हटा लिया है। तो बच्चों जब इसमें ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा और उससे पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगा। तो प्लास्टिसिटी जो रिलेट करता है बच्चों, वो करता है बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर है, ये हमारी प्लास्टिसिटी होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। डक्टिलिटी क्या होती है, हमने देखा था लास्ट क्लास में, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जिसमें इलॉन्गेशन या कहें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, राइट, बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी सी, क्या है, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी में क्या है बच्चों कि जब आपका डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, राइट, तो क्या होगा, अगर मान लो ये एक सर्कुलर बार है, इसमें मैंने दोनों साइड में फोर्स लगाया, तो क्या होगा, अगर डिफॉर्मेशन होता रहे, ये जो सर्कुलर बार है बच्चों, ये एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है कि फोर्स लगाने पे वो उस मटेरियल को एक वायर में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, राइट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जो वायर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता हो। तो लिखेंगे मटेरियल हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इट in the form of वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वायर में कन्वर्ट करने की बात करता है। अच्छा बच्चों, जो डक्टिलिटी है, जब ये वायर में कन्वर्ट हुआ तो डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब ये लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन से रिलेट करती है होगी। क्लियर है। और डक्टाइल मटेरियल डक्टिलिटी की अगर हम बात करें, जब ऐसा होगा तो उसमें टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत होंगी। टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों जो टेंसाइल फोर्स के करस्पॉन्डिंग हो, कि अगर किसी मटेरियल पे टेंसाइल फोर्स लगाया तो वो ज्यादा डिफॉर्म हो, उसे कहते हैं टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, कौन सा, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा कि इसमें क्या होगा, लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक्स मोर, या ऐसे लिखें मोर टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तीसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों, तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि जो परसेंटेज इलॉन्गेशन होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, 5%। मैंने आपको बताया था। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी ये जो डक्टिलिटी है, अगर किसी मटेरियल की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो तो जरूरी है कि वो वायर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जितने भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो सारे प्लास्टिक मटेरियल होते हैं। जितने भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो सारे प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, बट सारे प्लास्टिक मटेरियल डक्टाइल नहीं होते। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या लिखेंगे कि यहाँ नोट पॉइंट आएगा, ऑल दी डक्टाइल मटेरियल क्या होंगे, ये होंगे प्लास्टिक मटेरियल, बट ऑल दी प्लास्टिक
मटीरियल, ऑल द प्लास्टिक मटीरियल क्या होंगे, डक्टाइल मटीरियल नहीं होंगे। ऑल द प्लास्टिक मटेरियल क्या होंगे, डक्टाइल मटेरियल नहीं होंगे। बट ये नेसेसरी कंडीशन है कि जितने भी डक्टाइल मटेरियल होंगे वो प्लास्टिक होंगे, राइट। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है बच्चों डक्टिलिटी। क्या होती है ये, डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मटेरियल की, वो है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को डिस्कस करेंगे। ब्रिटलनेस क्या होती है, वो ब्रिटल मटेरियल से ही रिलेट करेगी। और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है मटेरियल की जो ज्यादा डिफॉर्मेशन ना होने दे, ज्यादा डिफॉर्मेशन ना होने दे, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या बताती है बच्चों, ब्रिटलनेस मटेरियल को ज्यादा डिफॉर्म नहीं होने देती। मटेरियल हैज नॉट टेंडेंसी टू डिफॉर्म लार्ज। ये क्या बताती है, ये बताती है कि मटेरियल हैज नॉट टेंडेंसी टू डिफॉर्म वेरी लार्ज, राइट। ये हो गई हमारी ब्रिटलनेस, ज्यादा डिफॉर्म नहीं होने देगी, बहुत कम डिफॉर्मेशन होता है और एकदम ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रिटलनेस होती है, ठीक है। बिफोर फ्रैक्चर कह सकते हैं, बिफोर फ्रैक्चर, राइट। अच्छा बच्चों, अब ये ब्रिटलनेस है तो इसमें क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ, नहीं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। दूसरा, लेस टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेस टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। थर्ड, परसेंटेज इलॉन्गेशन कितनी होगी बच्चों इसमें, परसेंटेज इलॉन्गेशन होगी लेस देन इक्वल टू 5%। ये प्रॉपर्टी होगी हमारी ब्रिटलनेस, राइट है। ब्रिटलनेस क्या होती है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसमें हमारी, ब्रिटलनेस के बाद क्या होगी, ब्रिटलनेस के बाद होता है मैलिएबिलिटी। क्या, मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी प्रॉपर्टी ई, कौन सी, मैलिएबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, मैलिएबिलिटी। ये क्या बताती है, देखो बच्चों, जैसे टेंसाइल फोर्स लगाने पे एक मटेरियल वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही कंप्रेसिव फोर्स लगाने पे मटेरियल अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है, पतली पतली लेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। यानी कि मैलिएबिलिटी क्या है, जैसे टेंसाइल फोर्स में मटेरियल वायर में बिहेव करता है, डक्टिलिटी होती है, ऐसे कंप्रेसिव फोर्स में जो डक्टिलिटी टेंसाइल फोर्स में काम करती है, वो कंप्रेसिव फोर्स में मैलिएबिलिटी काम करती है, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देगी। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किचन में आप रोटी बनाते हैं, रोटी में जो गोला होता है आटे का, अगर उसको प्रेस करोगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, वही मैलिएबिलिटी है, राइट। अगर ऐसा मटेरियल में हो तो बच्चों मैलिएबिलिटी क्या होती है, मैलिएबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो टेंडेंसी रखती है उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ लिखेंगे कि मटेरियल हैज टेंडेंसी, क्या होगा, मटेरियल हैज टेंडेंसी to deform into the form of thin sheets, into the form of thin sheets, राइट। ये मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। अब बच्चों ये जो बात हो रही है ये कंप्रेसिव फोर्स की में होता है,
तो जो कंप्रेसिव फोर्स में से पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें फर्स्ट आ जाएगा मोर 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 कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, ठीक है। और सेकंड आ जाएगा लार्ज डिफॉर्मेशन ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, ये आपकी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और होगी बच्चों, क्या कि जो मैलेबिलिटी है वो जो लार्ज डिफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, कौन सा डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कौन सा होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, अब कौन कौन से मटेरियल है जो मेलेबल है और डक्टाइल भी है, तो ध्यान रखेंगे कि जो मेलेबल मटेरियल है, यहां लिखेंगे हम मेलेबल मटेरियल, ठीक है, वो है हमारे पास कॉपर अच्छा मेलेबल होता है बच्चों, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, राइट, ये हमारे मेलेबल मटेरियल होता है। और ये डक्टाइल भी है बच्चों, ये डक्टाइल भी होते हैं। दूसरा सर एक आपको ये बात रखनी है, दूसरा बच्चों याद, कि लेड जो होता है वो मोस्ट मेलेबल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट मेलेबल, बट इसकी डक्टिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। डक्टाइल तो होता है पर इतनी ज्यादा नहीं होती डक्टिलिटी, लेकिन मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना। लेड, ये क्वेश्चन आया था बच्चों RRB जेई के मेंस में, RRB जेई के मेंस में ये क्वेश्चन आया है इसी साल जो हुआ था, राइट, और आया भी था प्रयागराज जोन में या इलाहाबाद जोन रहे हैं, राइट, क्लियर है। ये क्वेश्चन आया था कि मेलेबल मटेरियल कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लेड इसका आंसर था। कॉपर भी था, ठीक है, कॉपर भी बहुत अच्छा मेलेबल होता है, राइट। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मटेरियल में ये टेंडेंसी है तो मटेरियल तो ब्रिटलनेस को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ब्रिटलनेस जो चीज होगी मटेरियल में वो बिल्कुल कम होगी ऐसे मटेरियल में, मेलेबल मटेरियल में, तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि कंप्रेशन में जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है या ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ये मटेरियल, राइट। ये हो गई बात मेलेबिलिटी की बच्चों। मेलेबिलिटी जो वर्ड्स मैंने लिखवाया ना, थिन शीट्स, ये दिमाग में रखना, जो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों आपके पास स्टिफनेस या रिजिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है ये क्या होती है, स्टिफनेस या रिजिडिटी। स्टिफनेस और रिजिडिटी, बच्चों स्टिफनेस क्या है, स्टिफ से पता चल रहा है, स्टिफ किसी भी चीज को खींचने ना देना, स्टिफ। तो स्टिफनेस ये बताती है कि अगर हम किसी मटेरियल में या किसी बॉडी में कोई फोर्स लगाएंगे तो उसका जो डिफॉर्मेशन है वो उस फोर्स के कंपैरिजन में कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, या ऐसे कह दें कि मटेरियल ज्यादा डिफॉर्म नहीं होगा। अगर मटेरियल ज्यादा डिफॉर्म नहीं हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है स्टिफनेस। स्टिफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है वो ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होने देती किसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग, यानी कि रेजिस्ट करती है डिफॉर्मेशन का, कब, जब मटेरियल पे एक्सटर्नल लोड हो। ये क्या करती है, ये करती है रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेजिस्ट डिफॉर्मेशन when material will be under the applied external load,
इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगी जब अप्लाइड एक्सटर्नल लोड होगा, राइट। अच्छा, तो स्टिफनेस क्या है बच्चों, अब देखो ध्यान से समझना है। क्या स्टिफनेस डिफॉर्मेशन को रोकता है, कब, जब फोर्स लगता है। तो यहां ध्यान दें, मैंने आपको बताया था क्या कि फोर्स और डिफॉर्मेशन को डेल्टा से भी दिखा सकते हैं, डेल्टा एल से भी दिखा सकते हैं। इनमें कैसा ग्राफ होता है, ऐसा, राइट। तो बच्चों ये जो स्लोप होती है ना, ये इसकी यही होती है स्टिफनेस। यानी कि स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस स्लोप है फोर्स और डिफॉर्मेशन डायग्राम की। ये कैसे पता लगा बच्चों, स्टिफनेस को हम के से दिखाते हैं। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, स्टिफनेस को जो शो करते हैं, स्टिफनेस इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल की, राइट, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल के। तो बच्चों जो स्टिफनेस होता है बाय डेफिनेशन वो क्या है, वो रेशो है। वो क्या है, वो रेशो है। के होता है फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन, राइट। डेल्टा क्या है, डिफॉर्मेशन। तो बच्चों अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट नेचर का है, ध्यान से समझना, अगर फोर्स मेरा कांस्टेंट नेचर का है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होता है स्टैटिक लोड, तो जो स्टिफनेस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती किसके, डिफॉर्मेशन के। तो स्टिफनेस बच्चों जितना ज्यादा होगा डिफॉर्मेशन उतना ही कम होगा। समझ में आई बात, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, राइट, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब इस इक्वेशन को देखो बच्चों, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, जब P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू डिफॉर्मेशन। K क्या है बच्चों, K है कांस्टेंट। स्टिफनेस एक प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू तो एक कांस्टेंट है, तो जब ये वैल्यू एक कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिफॉर्मेशन के, होगा नहीं होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिफॉर्मेशन के। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो K है यही तो कांस्टेंट था, राइट, यही तो कांस्टेंट था। अगर P को हम y एक्सिस पे ले लें और इसको हम x एक्सिस पे ले लें डिफॉर्मेशन को, तो K हो जाएगा स्लोप, जैसा हमने देखे था dy बाई dx या y बाई x। तो ये हो जाएगा स्टिफनेस। तो यानी कि स्टिफनेस जो होता है वो स्लोप होती है किसकी, फोर्स और डिफॉर्मेशन डायग्राम की। फोर्स और डिफॉर्मेशन डायग्राम की जो स्लोप होती है वो स्टिफनेस होती है। तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, थोड़ी सी जगह मुझे रब करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो एक पॉइंट आ जाएगा, क्या स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस है स्लोप ऑफ फोर्स एंड डिफॉर्मेशन डायग्राम, राइट। ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टिफनेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो डिफॉर्मेशन को रोकेगा फोर्स के लगने पे, ठीक है। जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना कम आपका स्टिफनेस होगा, जितना ज्यादा स्टिफनेस होगा उतना कम आपका डिफॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गई बात। और जितना ज्यादा बच्चों स्टिफनेस होगा उतनी ज्यादा बॉडी रिजिड रहेगी, क्योंकि उसमें उतना ही कम डिफॉर्मेशन होगा, राइट। ये हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, E के बाद ये प्रॉपर्टी थी F, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, टफनेस क्या होती है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, इसको अब हम अच्छे से देखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आ जाएगी G, राइट, रेजिलियंस ये क्या होती है। देखो बच्चों, पहले मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। देखो जैसे हमें पता है कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ये मेरी स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये मान लो ये मेरी इलास्टिक लिमिट है और उससे पहले ये मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये मैंने एक बॉडी ले ली, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ, राइट। इसकी लेंथ क्या है, L है। अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब ये जो फोर्स है जब इस पे लगा
तो कोई जरूरी थोड़ी ना ये फोर्स इतना डिफॉर्मेशन कर दे इस मटेरियल में कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक आ जाए। मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो फोर्स लगा हुआ है बच्चों, ये जरूरी नहीं इतना फोर्स हो कि ये जो डिफॉर्मेशन हो इस मटेरियल में वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक पहुंच जाए। जरूरी नहीं, ये फोर्स नीचे भी रह सकता है या कम स्ट्रेंथ का या कम मैग्नीट्यूड का भी रह सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जब मैंने ये फोर्स लगाया तो बच्चों जो डिफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतना हुआ। तो जब डिफॉर्मेशन इतना हुआ, ये हमारा जो डिफॉर्मेशन है राइट इतना हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ये हो गई राइट, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो होगी हमारी ये हो गई। तो बच्चों ट्रायंगल कौन सा बना, ये बना। समझ में आ रही है बात, ये इसी को यहीं काट रहा है। तो अब ये जो पॉइंट है, मान लिया ये ए डैश है और ये पॉइंट तो इलास्टिक लिमिट से बहुत ज्यादा नीचे है। तो बच्चों रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो ये बताता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है सारे काम, विद इन द इलास्टिक लिमिट किसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक मटेरियल कितनी स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये हमारी रेजिलियंस बताती है। रेजिलियंस क्या बताता है, स्ट्रेन एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहां पर हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेन एनर्जी store in the material within the elastic limit। ध्यान रखना बच्चों, विद इन दी है, ये अप टू नहीं है, ठीक है। अब यहां तक कितनी होगी बच्चों, अब जो भी स्ट्रेन इसके करस्पॉन्डिंग होगा मैंने बोला एप्सिलॉन डैश, और जो भी इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगी मैंने बोला सिग्मा डैश। तो जो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी इस केस में, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी बच्चों, वो होगी हाफ इंटू सिग्मा डैश इंटू एप्सिलॉन डैश इंटू वॉल्यूम, राइट है। हमने पहले देखा था वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, एरिया इंटू लेंथ, जो भी इसका एरिया होगा स्पेस का इंटू लेंथ वो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। क्लियर है राइट, ये मेरा एरिया होगा ये वाला, ए वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू एल, ठीक। तो ये स्ट्रेन एनर्जी हो गई जो हम यहां तक एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये कितनी स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये हर मटेरियल में सेम थोड़ी ना रहेगी, हर मटेरियल में सेम फोर्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा, अलग अलग स्ट्रेस जनरेट होगी, ये वैल्यू अलग अलग होगी, राइट। अच्छा ये तो बात हो गई रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या बताता है कि हम हाउ मच स्ट्रेन एनर्जी has to be stored या is to be stored in the material within the elastic limit when the body is under the external applied load, right। ये हो गया हमारा रेजिलियंस। अब बात करते हैं बच्चों रेजिलियंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं इतनी अच्छी तरह से समझा रहा हूं डिटेल में इसको। अब होता है प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, अब हम बात करते हैं प्रूफ रेजिलियंस। अब प्रूफ रेजिलियंस को देखो कैसे समझना है। प्रूफ रेजिलियंस, यहां रेजिलियंस की जगह हम क्या करते हैं, एच प्रॉपर्टी हो जाएगी प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस ये क्या है इसको समझो। अब प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ वर्ड आया तो क्या हुआ। अब बच्चों हमने एक मटेरियल पे ऐसा फोर्स लगाया जो उस मटेरियल तक सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर सके, यानी कि हमने ऐसा फोर्स लगाया कि हम इलास्टिक लिमिट तक आ गए, राइट। ये मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट है। अब ये फोर्स इतनी मैग्नीट्यूड का है कि वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक ले आएगा इसे। तो मान लो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक ले आया तो ये ट्रायंगल बन गया बच्चों हमारा, बना कि नहीं बना, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अच्छा बात समझने की है, ये तो लीनियर नहीं होता, तो फिर भी हम ट्रायंगल कैसे मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो हम ये ट्रीट कर लेते हैं
कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन रहेगी इलास्टिक लिमिट तक, ये ध्यान रखना। ये एक्चुअल में नहीं होती, पर एरर जो होती है बड़ी कम होती है, राइट। अब यहां पर एक बात समझने की यह है कि पहले इलास्टिक लिमिट के अंदर ये काम हो रहा था, अब इलास्टिक लिमिट तक काम होगा, यानी कि अब इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेन एनर्जी इसमें अब्सॉर्ब होगी। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगी जो एक मटेरियल में एब्सॉर्ब हो सकती है अप टू द इलास्टिक लिमिट। प्रूफ रेजिलियंस क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द मटेरियल up to the elastic limit। बात समझ में आ गई बच्चों? ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगी, तो जो स्ट्रेन एनर्जी होगी इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों ये क्या होगा? ये वो स्ट्रेन होगी जो इलास्टिक लिमिट पाएगी, और ये वो स्ट्रेस होगी जो इलास्टिक स्ट्रेस होगी। समझ में आ रही है बात? तो जो स्ट्रेन एनर्जी होगी बच्चों इस केस में क्या हो जाएगी? स्ट्रेन एनर्जी ये हो जाएगी आपकी हाफ इंटू सिग्मा, किसके करस्पॉन्डिंग बच्चों? इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग, और स्ट्रेन किसके? इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग इंटू वॉल्यूम, राइट। तो ये होगा आपका प्रूफ रेजिलियंस। ये क्या कहलाता है? प्रूफ रेजिलियंस। समझ में आ रही है बात बच्चों? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये कहलाता है प्रूफ रेजिलियंस। अब नेक्स्ट आता है बच्चों मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है? तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कुछ नहीं है बच्चों, वो बहुत आसान है, मैं इसी में बता देता हूँ। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है? अगर हम इस स्ट्रेन एनर्जी को, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है मटेरियल में इलास्टिक लिमिट तक, उसको पर यूनिट वॉल्यूम देखने लग जाए। क्या देखने लग जाए? पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो बन जाता है मॉडुलस, वो बन जाता है मॉडुलस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब हम क्या कर रहे हैं? ये क्या बताता है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी तो बताता ही है, स्टोर इन दी मटेरियल अप टू दी इलास्टिक लिमिट। हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां क्या आ जाएगा? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर इन दी मटेरियल अप टू दी इलास्टिक लिमिट। स्टोर इन दी मटेरियल अप टू दी इलास्टिक लिमिट। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम है तो बच्चों यहां से वॉल्यूम हट जाएगा, तो ये होगी मेरी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे ही कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब बच्चों ध्यान से समझना कि ये जो है ये क्या है? ये क्या है? ये एरिया है किसका? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है बच्चों? यहां पर नोट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। ये एरिया है, एरिया अंडर दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है? एरिया अंडर दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जो भी इलास्टिक एनर्जी स्टोर हुई, राइट, उसको अगर पर यूनिट वॉल्यूम देखें तो ये एरिया बताएगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। तो ये तो हो गई बात रेजिलियंस की बच्चों। ये तो इलास्टिक लिमिट तक बात की हमने। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जैसे माइल्ड स्टील, उसको अगर हम फ्रैक्चर से देखने लग जाए, राइट, उसको हम फ्रैक्चर तक देखने लग जाए, तो उसका जो एरिया होता है बच्चों वो क्या रिप्रेजेंट होता है? उसको आप समझो, वो कहलाता है टफनेस। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टफनेस मटेरियल का। ठीक है, चलते हैं आगे।
नेक्स्ट साइड डालेंगे टफनेस। टफनेस क्या है बच्चों? टफनेस पेपर में जो पूछा जाता है उसी के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग हम चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। टफनेस क्या है? जैसे माइल्ड स्टील का डायग्राम बनाऊं मैं, कौन सा? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ऐसा होता है कुछ, हमने देखा था, राइट। तो अगर बच्चों ये जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, राइट, जो फ्रैक्चर पॉइंट है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ये मेरी स्ट्रेस हो गई, ये मेरी स्ट्रेन हो गई। तो बच्चों जो ये एरिया है, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो टोटल एरिया है यही कहलाता है हमारी टफनेस, यही है हमारी टफनेस। तो बेसिकली टफनेस क्या बता रहा है? टफनेस बता रहा है कि जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्रैक्चर तक स्टोर हो सकती है किसी मटेरियल में, वो कहलाती है टफनेस। यानी कि टफनेस को हम क्या कहेंगे? ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर अप टू दी फ्रैक्चर, अप टू दी फ्रैक्चर, राइट। तो और जब हम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी देख रहे हैं स्टोर अप टू दी फ्रैक्चर, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी में पर यूनिट वॉल्यूम भी कर लेना बच्चों, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम छूट गया है, यहाँ लिख लिया मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर अप टू दी फ्रैक्चर, राइट। और टफनेस एक चीज बता रहा है, जब ये पर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो क्या होगा? ये जो एरिया होगा, नोट करके लिखना, एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया टफनेस के बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहां तक? अप टू दी फ्रैक्चर तक। याद रखना, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू दी फ्रैक्चर क्या बताएगा? टफनेस बताएगा। क्लियर है? आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई है कि टफनेस क्या है। टफनेस अप टू दी फ्रैक्चर, जितनी भी स्टोर होगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कहलाएगा टफनेस। इसको मॉडुलस ऑफ टफनेस भी कहते हैं बच्चों। ये जो टफनेस है इसको मॉडुलस ऑफ टफनेस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मॉडुलस ऑफ टफनेस, हम टफनेस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस की ही, राइट। इसमें कोई रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, राइट। अच्छा, टफनेस हमने देख ली। तो बच्चों अब जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव डिस्कस्ड, हम डिस्कस्ड कर चुके हैं, राइट। अब हमें मटेरियल देखने पड़ेंगे बच्चों की, जैसे हम बात तो प्रॉपर्टी की करेंगे, अब डिफरेंट मटेरियल होते हैं बच्चों। जैसे होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, एनआइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, तो उसमें जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो कितने होते हैं, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हमें अच्छे से डिस्कस करनी है, पेपर में पूछी जाती है, राइट। यानी कि बेसिकली अब हम बात करेंगे मटेरियल बिहेवियर में, जब हम इलास्टिक कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को चेक करें। प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, अब ये क्या प्रॉपर्टीज किसी पॉइंट पे फिक्स रहती हैं या ये प्रॉपर्टी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, ये हमें पता लगाना है। ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से, जैसे होमोजीनियस मटेरियल होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है, राइट। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मटेरियल। यहां हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो बच्चों टाइप्स ऑफ मटेरियल में सबसे पहला मटेरियल आएगा होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये होमोजीनियस मटेरियल। अब ये होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है बच्चों जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका बिल्कुल बराबर है, हर जगह पार्टिकल एक जैसा बैठा हुआ है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, अगर मैं किसी मटेरियल को एक्स डायरेक्शन में देखूं,
एक्स डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज चेक करूं हर पॉइंट पे, तो मुझे एक जैसी प्रॉपर्टी मिलती जा रही है। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो और प्रॉपर्टी हर पॉइंट पे सेम हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो मटेरियल कहलाता है होमोजीनियस मटेरियल। तो इसको कैसे समझें कि बच्चों सपोज एक ये मटेरियल है आपके पास, राइट, हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं। ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, ये मेरी जेड डायरेक्शन है। अब मैं एक्स डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में मैंने ये पॉइंट देखा, यहाँ भी मुझे सेम प्रॉपर्टी मिली। अभी हमने यंग मॉडुलस पढ़ा है तो मैं ई ही लिखूंगा, राइट, यहाँ मुझे सेम यंग मॉडुलस मिलता है। फिर मैंने इस पॉइंट पे देखा इसी डायरेक्शन में, मुझे सेम मिला। फिर मैंने इस पॉइंट को देखा इसी डायरेक्शन में, मुझे सेम मिला। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि ये जो पूरा मटेरियल है वो इस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में होमोजीनियस है थ्रू आउट, एक जैसा है, राइट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, राइट। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। होमोजीनियस मटेरियल क्या बताता है, ये बताता है इट टेल्स अबाउट द tells about the property, it tells about the same elastic property, same elastic property, same elastic property in a particular direction। इंपॉर्टेंट है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। इट टेल्स अबाउट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। तो बच्चों ये डायरेक्शन डिपेंडेंट हुआ, इसका मतलब यहां पर नोट पॉइंट क्या आया, जो होमोजेनियस मटेरियल होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट। होमोजीनियस जो मटेरियल होगा, होमोजीनियस मटेरियल क्या होगा, ये होगा डायरेक्शन डिपेंडेंट, राइट। और क्या प्रॉपर्टी पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, नो, ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट पे तो सेम है। तो यहां पर दूसरा, ये पहला हो गया, या दूसरा क्या होगा, और दूसरा लिखेंगे हम इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। दूसरा होगा बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती। यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं जानना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस मटेरियल की, राइट। जो सही बातें हैं वो जानते हैं हम, राइट। डेफिनेशन नहीं रटना कभी भी कंपटीशन में, चीजें समझनी है कंपटीशन में हमेशा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा होमोजेनियस मटेरियल। नेक्स्ट मटेरियल आता है बच्चों आपका आइसोट्रॉपिक मटेरियल। कौन सा, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। बात करते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल की। नेक्स्ट बी, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब नाम सुन के आ रहा है आइसो, आइसो माने होता है बराबर, आइसो माने होता है बराबर, और ट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिक होता है एक पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, देखो आइसोट्रॉपिक ने क्या बताया कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे बच्चों मटेरियल की किसी भी पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में, मेनली हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में अगर मुझे प्रॉपर्टी सेम मिले तो ये मटेरियल कहलाएगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब ये किसी भी पॉइंट पे होगा, ठीक है बच्चों। यहां पे E1 मैं लिखा, अभी देखो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने जा रहा हूं, क्या कंफ्यूजन करता है बच्चा यहाँ पे। बच्चों अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं तो मुझे इस डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी मिलती है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, और जब मैंने इस पॉइंट को देखा तब भी मुझे सेम प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन बच्चों ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से अलग थी, राइट।
यानी कि यहाँ अगर मुझे 50 मिल रही है तो यहाँ मुझे 50 नहीं मिल रही है, लेकिन आइसोट्रोपिक मटेरियल क्योंकि एक पॉइंट पे समान मिल रही है। आइसोट्रोपिक कहता है आइसोट्रोपिक है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या बताएगा? सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट a point in all direction, in all direction ये बताता है आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है, in all direction। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट पे तो समान रहेगी, पर ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में समान हो। यहां देखो, यहाँ E1 आ रहा है उसी डायरेक्शन में, यहाँ E आ रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी कि ये आइसोट्रोपिक मटेरियल होमोजीनियस नहीं है। ये सिर्फ आइसोट्रोपिक मटेरियल है, होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे समान प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। तो यहां पर एक पॉइंट क्या हो गया, हमारा नोड पॉइंट क्या आएगा? हमारा पहला नोड पॉइंट आएगा आइसोट्रोपिक मटेरियल में। जो आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है, आइसोट्रोपिक जो मटेरियल होगा वो क्या डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है? नो, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि ये होता है पॉइंट डिपेंडेंट। पॉइंट डिपेंडेंट, पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? नो, इट इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, इट इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, राइट। ये सिर्फ आइसोट्रोपिक मटेरियल है बच्चों, होमोजीनियस नहीं। ये सिर्फ आइसोट्रोपिक मटेरियल है, होमोजीनियस नहीं। अब थर्ड कैटेगरी आती है इसमें, आइसोट्रोपिक होमोजीनियस। अब थर्ड कैटेगरी आएगी आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। अब आप समझ गए होंगे कि पॉइंट पे भी सेम और डायरेक्शन में भी सेम। थर्ड कैटेगरी आती है सी, आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। क्या होगा? जैसे ये बॉडी है, राइट, पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा E मिल गया, डायरेक्शन में देखा वहां भी E मिला, यहां देखा वहां भी E मिला, राइट। किसी और पॉइंट पे देखा तो सेम प्रॉपर्टी मिली उस डायरेक्शन में, राइट। तो हर पॉइंट पे सेम थी, हर डायरेक्शन में सेम थी, हर पॉइंट पे सेम थी, हर डायरेक्शन में सेम थी, यानी कि ये डिपेंडेंट हो गई दोनों। ये डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है, यानी कि ये डिपेंड हो गई दोनों, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है और पॉइंट डिपेंडेंट भी है, ठीक है। तो यहां पर आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल क्या होगा? सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी in all direction as well as all points, right? Same elastic property in all direction as well as all points। तो बच्चों ये जो आइसोट्रोपिक मटेरियल और होमोजेनियस मटेरियल आया, ये क्या है? ये है बोथ point and direction dependent, right। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बच्चों हम ये मटेरियल मान के चलेंगे, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम ये कहेंगे हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, पर ऐसा होता नहीं। इसीलिए थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमें ई जो होता है वो एक ही लेना होता है हर क्वेश्चन में, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी मटेरियल हम डील करेंगे वो कौन सा होगा? आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। याद रखना, ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मटेरियल की बात करेंगे हमेशा वो क्या होगा आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। नेक्स्ट मूव करेंगे एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब यहां पर आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या था बच्चों, एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम। अब जब मैंने एन लगा दिया उससे क्या हुआ, एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका डी एन आइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल, राइट। किसी भी मटेरियल में किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, राइट। ये मान लिया E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, तो ये जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं क्या, डिफरेंट प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, एट अ पॉइंट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। डिफरेंट प्रॉपर्टीज कर लो इसको, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। डिफरेंट प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट इन अ मटेरियल, राइट। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है, एनआइसोट्रॉपिक में डिफरेंट प्रॉपर्टी है एट अ पॉइंट इन अ मटेरियल, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों आपकी ऑर्थोट्रॉपिक। क्या आती है, ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक क्या होती है बच्चों, देखो ऑर्थोट्रॉपिक समझते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोट्रॉपिक यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बच्चों ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। यानी कि ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या बताता है, कहता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई ये मटेरियल है मेरा, इस पॉइंट पे देखूं तो यहां मुझे E1 मिल गई, यहां मुझे E2 मिल गई, यहां मुझे E3 मिल गई, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए हमने, ट्रॉपिक माने पॉइंट होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो जहां भी ट्रॉपिक लग गया वहां पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक, ठीक है, दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू पॉइंट ओनली। तो आइसोट्रॉपिक में एक पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में समान, हर डायरेक्शन में समान, इन ऑल डायरेक्शन। एनआइसोट्रॉपिक में हर डायरेक्शन में समान नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऑर्थोट्रॉपिक में वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट मटेरियल, राइट। क्लियर है, ऑर्थोट्रॉपिक हमने यहां समझ लिया। तो ये जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है ये हम सब कुछ समझ चुके हैं। ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरी बात को नोट करके लिखना क्या, कि
जो भी मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम ट्रीट करेंगे वो क्या ट्रीट करेंगे, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, क्योंकि वो ही एक ऐसा मटेरियल है जिसके हर पॉइंट में, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। क्लियर हो गई बात? वो है हमारा आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस, उसी को हम ट्रीट करेंगे। अब बच्चों हमने मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़ ली कि मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या हैं, मटेरियल भी देख लिया क्या क्या होते हैं। सारी बात किस पे आ रही है, प्रॉपर्टीज पे आ रही है ना। अब ये प्रॉपर्टीज क्या आती है, जैसे यंग मॉडल्स मैंने डिस्कस किया था पीछे, वो भी प्रॉपर्टी होती है। यंग मॉडल्स मैंने डिस्कस किया था ना पीछे, प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, जैसे यंग मॉडल्स हो गया, फिर एक प्रॉपर्टी होती है पॉइजन रेशियो, फिर एक प्रॉपर्टी होती है शेयर मॉडुलस, एक प्रॉपर्टी होती है बल्क मॉडुलस या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 4 तरह की मेन प्रॉपर्टी है जिसे हमने डिस्कस करना है। और बच्चों इनको कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। इनको क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें नहीं मालूम होंगे या कोई ऐसा कंसेप्ट हम नहीं लेके आएंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड हो, तो बच्चों डिजाइन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जितने भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्मूले बनते हैं वो सब कहीं ना कहीं इन कांस्टेंट की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। कुछ कांस्टेंट लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज लेते हैं, उनको कंबाइंड करके कुछ फॉर्मुलेशन होता है जो डिजाइन में यूज करते हैं। जैसे सिंपल हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होती है, स्ट्रेन इनटू इलास्टिक कांस्टेंट, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर किसी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो स्ट्रेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। अब सोचना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जनरली क्या होता है, जब फोर्स हम लगाते हैं तो लेंथ क्या होगी, डिफॉर्म होगी। लेंथ डिफॉर्म होगी तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे बच्चों, उस लेंथ को हम मेजर करेंगे। कहने का मतलब है कि स्ट्रेन को मेजर करेंगे पहले प्रैक्टिकली कि स्ट्रेन क्या है, और अगर मुझे उस मटेरियल का यंग मॉडुलस मालूम है तो मैं स्ट्रेस डायरेक्टली लगा सकता हूं। स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हुक्स लॉ। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब है कि अगर मैं स्ट्रेन को प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लूं तो मैं स्ट्रेस को निकाल सकता हूं। लेकिन बच्चों स्ट्रेस को तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूं, स्ट्रेस तो प्रैक्टिकली मेजर हो ही नहीं सकता। इंटरनल रेजिस्टेंस को आप मेजर कर लोगे? नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना इम्पॉसिबल, और वो भी वेरिएबल। ये तो हम मान के चल रहे हैं वो कांस्टेंट है सरफेस पे, क्योंकि ग्रेन्स की वैल्यू हमने बराबर ले ली थी, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो स्ट्रेस कैन नेवर बी मेजर्ड। ध्यान रखना पहला पॉइंट, स्ट्रेस कैन नेवर बी मेजर्ड। स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते। क्या स्ट्रेन को मेजर कर सकते हैं? यस, जो डिफॉर्मेशन आया है उसको मेजर हम कर सकते हैं। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या आप स्ट्रेन ही मेजर करने में लग जाएंगे? इतने टेस्ट कैसे कर लोगे आप? हर बॉडी का टेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है बच्चों कि हम स्ट्रेन को भी थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकें या थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकें? थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, बार बार मेजर नहीं करना पड़े। तो वो जो काम होता है बच्चों वो इलास्टिक कांस्टेंट की हेल्प से ही होता है। अगर आपको इलास्टिक कांस्टेंट मालूम होंगे तो आप स्ट्रेन को थ्योरेटिकली मेजर कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रेस जो है वो थ्योरेटिकली मेजर हो सकती है, मेजर तो कर ही नहीं सकते, थ्योरेटिकली कैलकुलेट हो सकती है स्ट्रेस। क्या है उसका फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो अगर मुझे स्ट्रेस थ्योरेटिकल मालूम है और मुझे अगर यंग मॉडुलस भी मालूम है, यंग मॉडुलस क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट, तो मैं स्ट्रेन को थ्योरेटिकली मेजर कर सकता हूं बाय हुक्स लॉ। समझ में आ रही है बात? स्ट्रेन को हम थ्योरेटिकली मेजर कर सकते हैं बाय हुक्स लॉ। तो अब हमें इलास्टिक कांस्टेंट क्यों पढ़ने हैं? Why we have to study about the elastic constant? क्योंकि हमें स्ट्रेन को थ्योरेटिकली मेजर करना है, नॉट प्रैक्टिकली। क्योंकि अगर हम स्ट्रेन को थ्योरेटिकली मेजर कर लेंगे, स्ट्रेस तो ऑलरेडी थ्योरेटिकली कैलकुलेट हो रही है, तो हम फटाफट हुक्स लॉ लगा के रिलेशन बना लेंगे, बार बार हमें मेजर करना नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द इलास्टिक कांस्टेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आप कहोगे बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द स्ट्रेन थ्योरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली, राइट। तो अब हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे वो मूव करेंगे बच्चों इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है।
इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं? सबसे पहला होता है यंग मॉडुलस, दूसरा होता है पॉइजन रेशियो, तीसरा होता है शेयर मॉडुलस, चौथा होता है आपका बल्क मॉडुलस या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन चार इलास्टिक कांस्टेंट को हम समझेंगे, फिर इनमें क्या रिलेशन होता है उसको हम समझेंगे, फिर इनसे हेल्प क्या हो रही है, ठीक है, ये कहाँ यूज हो रहे हैं उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो बच्चों अब ये सारी चीजें हम जानेंगे क्या होता है इलास्टिक कांस्टेंट। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, राइट। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।